स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एवोल्यूशन के बारे में। और इस पे हम डिस्कस करेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट स्लाइड्स हैं मेरे पास, इन स्लाइड्स को गो थ्रू करते हैं और हमारे आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग किस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एवोल्यूशन से दूसरी एवोल्यूशन की तरफ चलती गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस, इसके लिए आप समझ सकते हो कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट हमारे एक रफ रजिस्टर की तरह होती है, जहाँ पे आप किसी भी बुक के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए नोट्स या क्लास वर्क्स कलेक्ट करते हो। लेकिन इसके बरक्स अगर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात की जाए ना, तो इसमें एक वेल मैनर्ड सीक्वेंस वाइज कॉन्टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप लोगों की नीट बुक्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों ने मुख्तलिफ तरह की नोट्स बुक रखी होती हैं, जिसपे आप होमवर्क, क्लास वर्क्स वगैरह करते हो, अपने नोट्स कलेक्ट करते हो। लेकिन तीसरा कंसेप्ट भी है हमारे पास, जो कि इन दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। इसमें बेसिकली किसी भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड किया जाता है, देन उन पीसीज को कंबाइन करके एक बड़ा कंसेप्ट बना लिया जाता है, बड़ा ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक गाड़ी की मिसाल लेते हैं, कार की मिसाल लेते हैं, तो उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली उसमें एक स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, उसके बाद उसके कुछ एक्सीलेटर्स होते हैं, कुछ डैशबोर्ड होता है, कुछ व्हील्स होते हैं, इसी तरह उसके डोर्स होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। तो देखो, इन सभी को इकट्ठा करके जब एक बड़ा रियल लाइफ ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यानी एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट, बहुत बड़े मॉडल को पकड़ के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक स्निप्ट ऑफ कोड है, जिसमें आप लोगों के लिए अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल भी है मेरे पास। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गो टू स्टेटमेंट है, जो कि एक कोर या क्लासिक सी प्रोग्राम का स्निप्ट है। तो अगर हम गो टू स्टेटमेंट लगाते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमने किस स्टेटमेंट पे जंप कर जाना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, जंप हियर गो टू स्टेटमेंट लगाई हुई है, जो कि किसी लेबल को पॉइंट कर रही है। इसको हम बेसिकली लेबल बोला करते थे। अब यहाँ पे देखिए, गो टू स्टेटमेंट हमें जंप हियर से मुराद यहाँ से किसी ऐसे लेबल की तरफ मूव कर रही है जिसका नाम जंप हियर है। तो यहाँ पे देखिए, ये एग्जैक्टली हमें डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे शिफ्ट करने से मुराद के दरमियान वाली जितनी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी स्किप कर दी जाएंगी। हमें डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यही होता था गो टू स्टेटमेंट। लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं होती थी, क्योंकि प्रोग्राम को डीबग करना, उसमें गलतियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ अरसे के बाद प्रोग्रामर को ही मानने के पता नहीं चलता था कि ये स्टेटमेंट यहाँ से किसी दूसरी कंडीशन या दूसरी स्टेटमेंट पर जंप क्यों कर रही है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है। तो यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे मेरे पास देखें कि एक हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्राम की एग्जांपल है। इसको बेसिकली हम फ्लो चार्ट बोला करते हैं। फ्लो चार्ट से मुराद एक ऐसा पिक्चर होता है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग फ्लो को डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इसी को एंट्री पॉइंट भी बोला जाता है या पॉइंटर भी बोला जाता है। कुछ बुक्स में आप इसको पॉइंटर भी पढ़ोगे। अब ज़रा देखिए, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो वन बाय वन सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद किसी न किसी एंडिंग पॉइंट या स्टॉप पॉइंट पे पहुँच जाता है। यही होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। यानी हम एक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद उनके कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह करने के बाद हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो यही एक मेजर कंसेप्ट है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इक्वल टू फ्लो कंट्रोल। यानी हम किसी भी फ्लो को बड़ा इजीली, एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी अगर आपको एग्जांपल दूं, तो आपके पास आप लोगों के शोल्डर बैग्स हैं। शोल्डर बैग्स में मुख्तलिफ तरह के जिप्स या पॉकेट्स होते हैं। तो हम लोग हर पॉकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हम फ़लाँ पॉकेट में फ़लाँ चीज़ें रखेंगे और फ़लाँ पॉकेट में फ़लाँ चीज़ें रखेंगे। तो इसी तरह हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हमें कम्प्लीटली कंट्रोल देती है हमारे प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन फ्लो पे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल कर सकते हो कि उसको कितनी दफ़ा रिपीट करना है, किस स्टेटमेंट के बाद कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बहुत आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो मिसाल के तौर पे आप लोगों के सिस्टम्स पे जो कैलकुलेटर्स हैं, या जो मोबाइल फ़ोन पे कैलकुलेटर्स होते हैं, वो डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं, वो छोटे छोटे फंक्शंस पे बेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को एडिशन करना है, तो उसके लिए आप जिस मॉड्यूल या फंक्शन को कॉल करते हो, वो फंक्शन हमारा प्लस फंक्शन कहलाता है। इसी तरह हमारे दूसरे ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस वगैरह, सब्ट्रैक्शंस वगैरह, ये सारे के सारे
इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं या अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है वो बेसिकली छोटे छोटे मॉड्यूल्स पे फोकस करती है। इसमें एक कंसेप्ट तो हमारा एग्जैक्टली फंक्शंस की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे इनको क्लासेस बोल दिया जाता है। इसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को एडिशन करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एडिशन वाली क्लास को ही कॉल करो। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप उसके लिए बजाय इसके कि सारे कोड को कॉल करो, आप सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाली क्लास को कॉल कर लें। तो ये बेसिकली हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसी वक्त कॉल किया जाएगा जब उसकी ज़रूरत होगी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कंपैरिजन है कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में शिफ्ट हुई। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आप लोगों के एग्जैक्टली रफ रजिस्टर्स की तरह होती है, जहाँ पर आप जो दिल चाहे जहाँ पर दिल करे आप कुछ भी राइट डाउन कर लेते हो। लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वहाँ पर आप लोगों के आप समझ लें कि समर वेकेशन में हम जो छुट्टियों का काम किया करते थे उसमें एक बड़े रजिस्टर की पार्टीशंस कर लिया करते थे कि यहाँ पे हम फलां सब्जेक्ट का काम लिखेंगे और उसको ख़त्म करने के बाद, फिनिश होने के बाद हम दूसरा सेक्शन शुरू कर देते थे जहाँ पे हम किसी और सब्जेक्ट का काम लिख लेते। तो यही हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स थी बेसिकली, जहाँ पे हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो करते लेकिन स्ट्रक्चर करने के साथ साथ प्रोग्राम की एसोसिएशंस भी कर देते कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। फाइनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात की जाए तो इसके ज़्यादा फेमस होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे हमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड इनकैप्सुलेशन मिल जाती हैं। किसी न किसी हद तक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में भी हमें इनकैप्सुलेशन या फंक्शंस के कंसेप्ट तो मिलते थे, लेकिन वो हमें इनहेरिटेंस जैसे फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इनकैप्सुलेशन के साथ साथ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को, सेटर एंड गेटर्स को इनहेरिट भी कर सकते हैं। यानी एक फंक्शन कॉल पे उसके जितने भी एट्रीब्यूट, डाटा टाइप्स वगैरह है वो किसी भी दूसरे फंक्शंस में इनहेरिट किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे वो हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे होंगे।